हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज परवेज सम मैथ्स वाला। फिर से आपका एक बार और स्वागत करना चाहेंगे परवेज सम मैथ्स वाले यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पिछले लगातार वीडियो में जो 10th क्लास का एनसीईआरटी और जो केसीसीना बेस्ड जो कॉन्सेप्ट है उसको बताने की कोशिश की जा रही है, और साथ ही साथ जो एनसीईआरटी जो बुक है उसका पूरी तरह से सॉल्यूशन कराने की कोशिश की जा रही है। तो लगातार आप वीडियो को वॉच करते रहे और हमारे चैनल से जुड़े रहे, जिसकी वजह से आप मैथ सब्जेक्ट में बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर मार्क्स को गेन कर सकते हैं। जिसके लिए आप लोगों को इस चैनल के जरिए जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंसेप्ट के साथ साथ और जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको भी बताने की और उसको सरलता से समझने की कोशिश कराई जा रही है। तो बिना किसी देरी किए आगे कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन किए हैं, अब हम लोगों को एक्सरसाइज 3.2 की सॉल्यूशन करने के लिए कुछ कंसेप्ट को समझना जरूरी है। अब देखिए कंसेप्ट समझने का क्या मतलब हुआ। तो यहाँ पर जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है उसका पहले हम लोग जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो इसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो a1x प्लस b1y इक्वल टू यहाँ पे c1। चाहे हम लोग इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस c1 बराबर में 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। और ये क्या हुआ, यहाँ पर अब यह दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म का जो जनरल फॉर्मूला है, यानी साधारण जो इसका फॉर्मूला है, सूत्र है, उसको हम लोग लिखे। अब इस सूत्र को लिखने का क्या मतलब हुआ, तो इस सूत्र को लिखने का मतलब यह हुआ कि केवल इसी सूत्र को देखकर हम लोग बता सकते हैं कि जो समीकरण है उस समीकरण में x और y का कितने वैल्यू होंगे, कितने हल होंगे, कितने वैल्यू होंगे, उस चीज को आप लोग केवल इसको देखकर बता सकते हैं। तो इसके लिए 3 कंडीशन होता है, वह 3 कंडीशन को आप लोगों को याद करने की जरूरत होती है। तो यहाँ पे जो पहला कंडीशन आता है वह कहता है कि क्या कीजिए आप, जो x और y का जो कोफिशिएंट है यानी जो गुणांक है उसका क्या कीजिए आप लोग रेशियो निकालिए, औसत निकालिए। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पे a1 है और यहाँ पे a2 है, तो a1 बाई क्या हो जाएगा a2 और b1 बाई b2, यानी यहाँ पर a की तुलना b किससे करते हैं, और दोनों समीकरण में a1 बाई a2 और b1 बाई b2 क्या करते हैं हम लोग निकालते हैं। अगर निकालने के बाद a1 बाई a2 और b1 बाई b2 का मान बराबर नहीं होता है, क्या होता है, बराबर नहीं होता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे कोई समीकरण दे दिया जाए, जैसे यहाँ पर 3x प्लस में 2y प्लस में 7 इक्वल टू 0, और यहाँ पर 5x प्लस 3y प्लस 11 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a1 बाई a2, तो a1 यहाँ पे 3 और बट्टा में क्या हो जाएगा 5, यानी 3/5, और यहाँ पे b1 बाई b2 यानी 2/3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3। क्या ये दोनों इक्वल है, बराबर है, तो नहीं है। बराबर क्यों नहीं है, क्योंकि ना इसका नोमिनेटर नोमिनेटर के इक्वल है और ना ही डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के इक्वल है, तो यहाँ पे यह बराबर नहीं है। तो अब इसके लिए यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आता है वह कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इसके हल के बारे में बताता है। तो इसका जो हल होता है, तो इसके लिए हल जो होगा वह क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल, यानी केवल एक हल होगा। क्या होगा, केवल एक हल, यानी इसका जो हल होगा वह क्या होगा, केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। यानी इसमें जो x और y का जो वैल्यू निकालिएगा वह केवल एक ही निकलेगा। यानी x का वैल्यू मान चलिए 5 है, तो y का वैल्यू अगर 7 आ रहा है तो केवल एक ही वैल्यू आएगा, यानी x का वैल्यू 5 के अलावा दूसरा कुछ नहीं आएगा, y का वैल्यू 7 के अलावा दूसरा कुछ नहीं आएगा। केवल एक ही इसका क्या होगा, हल होगा। इसके अलावा इसका ग्राफ की बात करेंगे तो इसका जो ग्राफ होगा वह कैसा होगा, किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हुए नजर यह आएगा, यानी इसका जो ग्राफ होगा वह क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा।
और कितने बिंदु पर? केवल एक बिंदु पर। क्या होगा? केवल एक बिंदु पर। ये कंडीशन आया। हमारा जो दूसरा कंडीशन होगा वो दूसरा कंडीशन यह कहता है कि आप क्या कीजिए, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 का कंपैरिजन कीजिए, तुलना कीजिए, और तुलना करने के बाद अगर तीनों बराबर आता है, यानी A1/A2 भी बराबर हो B1/B2 के, और B1/B2 का जो वैल्यू आए वह भी बराबर हो C1/C2 के, तो वहां पे जो हल होता है वह अनंत हल हो जाता है, और जो उसका वैल्यू होगा ग्राफ का वह क्या होगा? समपाती हो जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा कंडीशन है कि A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2 के, और यह बराबर होना चाहिए C1/C2 के। तो जो इसका हल हो जाता है वह हल हो जाता है अनंत। क्या होता है? अनंत। अनंत हल होगा, यानी x का वैल्यू 1 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, -11, -13, y का वैल्यू भी 11, 13, 15, 25 कुछ भी आएगा, यानी एक से ज्यादा हल होगा, यानी इसका क्या होगा? अनंत हल होगा। और या इसका ग्राफ क्या होगा? तो रेखाएं एक दूसरे पे समपाती होगी। क्या होगी? रेखाएं समपाती होगी, यानी रेखाएं समपाती होगी। तीसरा जो कंडीशन होता है वह कहता है कि आप लोग जो तुलना कर रहे हैं A1/A2, B1/B2 और C1/C2 का, तो यह तुलना करने के बाद जो x और y का जो गुणांक का जो रेशियो है, अगर वह दोनों बराबर हो, लेकिन यह जो c जो कहते हैं, c को अचर पद कहते हैं, वह अचर पद के रेशियो के बराबर न हो, तो वह जो रेखाएं होती है वह समानांतर हो जाती है और उसका कोई हल नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? A1/A2 बराबर हो B1/B2 और यह बराबर नहीं हो C1/C2 के, तो इसका जो हल होता है वह कोई नहीं होता है। कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और इसका जो ग्राफ हो जाता है वह ग्राफ कैसा होता है? तो वह समानांतर होता है, समांतर होगा। अब इसके जब तीनों प्रॉपर्टीज को हम लोग पढ़ लिए, तो इसका ग्राफ हम लोग देख लेते हैं कि ग्राफ कैसे होगा। तो इसके बगल में ही ग्राफ बना देते हैं। जैसे यह x एक्सिस है और यह y एक्सिस है। अब यह बोला कि केवल एक हल होगा और जो रेखाएं होंगी वह प्रतिच्छेदी होंगी। क्या होंगी? प्रतिच्छेदी, यानी किसी एक बिंदु पर, केवल एक ही बिंदु पर वह क्या करेगा? इसको प्रतिच्छेद करेगा। क्या करेगा? प्रतिच्छेद करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान चलिए एक समीकरण का यह हो गया, यह समीकरण, एक समीकरण यह हो गया, इसका रेखा हो गया पहले समीकरण का, दूसरे समीकरण का यहां से आया ऐसे। यह समीकरण इक्वेशन 1 के लिए है और इक्वेशन 2 के लिए है। तो यहाँ पर देखिए, कभी भी आप लोगों को ये नहीं समझना है कि यहाँ पे कट किया है और यहाँ पे कट किया है तो यह हल नहीं होगा, ये सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन होगा तो कौन होगा? तो जो होगा वह कैसे होगा? वह दोनों समीकरण के रेखाओं से कटी हुई जो बिंदु होगी वही उसका हल कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए, तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड का ग्राफ यहाँ पे कट कर रहा है, तो यहाँ पर x, y का वैल्यू हम लोगों को पता चल पाएगा। और ये जो ग्राफ कहलाएगा वह ग्राफ कैसा कहलाएगा? प्रतिच्छेदी कहलाएगा। और इसका जो अगर A1 और B1 के बीच में अगर रिलेशन देखेंगे तो क्या होगा? A1/A2 नहीं बराबर होगा B1/B2 के। उसके बाद में सेकंड जो हमारा कंसेप्ट है वह बोला है कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 का जो ग्राफ होगा वह कैसा होगा? समपाती होगा। क्या होगा? समपाती। समपाती बता दें कि जिस तरह चपाती होता है, चपाती के ऊपर चपाती रखते जाते हैं, उसी तरह समपाती होता है। समपाती मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर, यानी हूबहू उसी रेखा पे वह होगा। जैसे यहाँ पर, अब यहाँ पर जैसे एक कोई लाइन ऐसे है, जैसे यह x एक्सिस है और यह y एक्सिस है, और यह इक्वेशन फर्स्ट का रिलेशन यह बता रहा है, और समपाती है तो समपाती कहने का मतलब इसी पे ओवरलैप करेगा। क्या करेगा? ओवरलैप करेगा, यानी इसी पे यह इक्वेशन सेकेंड को भी बताएगा। तो अब बताइए कि यह तो हर एक बिंदु पर न एक दूसरे को कट कर रहा है। जैसे यह मान चलिए एक रेखा यह है, और फिर इसी एक रेखा को इस पे लाकर रख दिया जाए,
जैसे अगर इसको समझने की कोशिश की जाए संपाति किसको कहते हैं, तो यह एक लाइन है और यह एक लाइन है, इस दूसरे को एक दूसरे पे लाकर रख दिया जाए तो यह हर एक बिंदु पे एक दूसरे को कट कर रहा है कि नहीं कट कर रहा है। अगर मान चलिए नीचे वाला x है और ऊपर वाला y है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x, y यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा, जहां जहां इसका टच है, टच पॉइंट वहां पे मिलेगा, यानी एक से ज्यादा मिलेगा, यानी क्या हो जाएगा, अनंत मिलेगा। तो इसकी जो रेखाएं हैं वह क्या है, एक दूसरे पे समपाती है। लेकिन अगर तीसरे की बात करें, तीसरा में बोला है a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और नहीं बराबर हो c1/c2 के, तो जो उसका वैल्यू हो जाता है वह क्या हो जाता है, समानांतर हो जाता है। तो यहाँ पे यह क्या होगा, यह x है और यह क्या है, y है। अब मान चलिए एक रिलेशन यहाँ पर दे दिया जाए और इक्वेशन फर्स्ट में, और इसी के बिल्कुल हूबहू जो यह रेखाएं जो समानांतर दिख रहा है वह कैसा दिया जाए, समानांतर ही दिया जाए, और यह इक्वेशन सेकेंड को बताता है, तो यह कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं करेगा और इसका कोई भी आंसर नहीं होगा। इसके अलावा बुक में देख लिया जाए तो जो बुक का जो यहाँ पे एक सारणी को बनाया गया है, जो सारणी को मैं यहाँ पे देने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा जो बोला है कि अगर यह a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के बीच में जो रिलेशन है, उस रिलेशन के बीच बेस पे आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो हम लोग प्रश्नावली 3.2 है उसके तरफ बढ़ेंगे, यानी एक्सरसाइज हमारा 3.2 के जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो पहला नंबर क्वेश्चन दिया है वह बोला है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल प्राप्त कीजिए। क्या करना है इसके लिए, पहले यहाँ पे एक रिलेशन बनाना है, बीजगणितीय फॉर्म में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और साथ ही साथ क्या करना है, इसको ग्राफीय विधि से हल भी करना है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को दिख ही रहा होगा। तो यहाँ पे जो एक नंबर जो क्वेश्चन है वो बोला है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया, यानी क्लास 10 के कितने स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट है, भाग लिए। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़का का जो संख्या है वह 4 कम है और लड़कियों की संख्या क्या है, 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या आप लोगों को क्या करना है, बताना है। तो यहाँ पे मान लेंगे कि माना कि लड़कों की संख्या बराबर x और लड़कियों की संख्या बराबर y, यानी लड़के की संख्या कितना हो गया x और लड़कियों की संख्या कितना हो गया y। अब बात करते हैं कि रिलेशन क्या दिया है। तो प्रश्न का प्रथम शर्त से देखेंगे, प्रश्न के प्रथम शर्त से। तो जो पहला शर्त बोला है वह आप लोगों को दिख नहीं रहा है, लेकिन वह बोला है पहला शर्त क्या बोला है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो कक्षा 10 में कितने स्टूडेंट हैं, 10 हैं, तो 10 में लड़का भी है और लड़की भी है, तो लड़का और लड़की की संख्या क्या कर देंगे, जोड़ेंगे तो 10 मिल जाएगा। तो लड़का की संख्या कितना है x और लड़की की संख्या y, यह बराबर कितने क्या हो गया 10। अब यहाँ पर यह समीकरण 1 में बदल गया। उसके बाद प्रश्न के दूसरे शर्त से तो जो हमारा दूसरा शर्त बोलेगा वह दूसरा शर्त क्या बोला है कि जो लड़कियों की संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो आप लोगों को करना कुछ नहीं है, जो दोनों टर्म दिया है उसको पहले बराबर में लिखना है। क्या करना है, बराबर में लिखना है। तो y बराबर में क्या हो जाएगा x। अब देखिए यह y क्या है, लड़कियों की संख्या है, और x क्या है, लड़कों की संख्या।
तो लड़कों की संख्या से कितना अधिक है लड़कियों की संख्या, तो 4 अधिक है ना, तो लड़कों की संख्या x है तो इसमें 4 जोड़ देंगे तब ना यह लड़कियों की संख्या होगा, यानी लड़कियों की संख्या क्या होगा y बराबर x प्लस 4। तो इसको सीधा करके लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा y माइनस एक्स बराबर में 4 और यह इक्वेशन क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। अब इसको क्या करना है आप लोगों को ग्राफीय विधि से हल करना है। क्या करना है ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले पिछले क्वेश्चंस के हिसाब से, पिछले एक्सरसाइज के हिसाब से आप लोगों को x और y का वैल्यू पता रहना चाहिए, बिंदु पता रहना चाहिए। अगर वह वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दिए गए हैं, जाकर उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब ग्राफीय विधि से हल करना है, तो लिखेंगे ग्राफीय विधि से। यह जो ऊपर जो बना रहे हैं वह क्या है, वह बीजगणितीय मेथड है। अब इसको क्या करना है ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए समीकरण 1 को और समीकरण 2 को लेना पड़ेगा। तो 1 के लिए क्या है x प्लस वाई बराबर में 10, तो यहाँ पर इसके लिए यहाँ पे x और y लेना पड़ेगा। तो यह क्या हो जाएगा x और y। अगर x का वैल्यू 5 लेते हैं, x का वैल्यू 5 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 होगा। क्यों, क्योंकि x यहाँ पे प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और y बराबर 10 माइनस 5 यानी 5 होगा, यानी y का वैल्यू x का वैल्यू 5 तो y का वैल्यू भी 5 हो जाएगा। फिर अगर x का वैल्यू यहाँ पे 4 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 6, 4 6 10 होता है, तो x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू 6 हो गया। फिर अगर दूसरा रिलेशन देखें तो क्या बोला है y माइनस एक्स बराबर में 4, तो इसको सीधा कर लेते हैं तो y बराबर हो जाएगा x प्लस में 4। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो यह होगा कि अगर x और y, x का वैल्यू 1 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना लेते हैं 1 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, अगर x का वैल्यू 2 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना हो जाता है 6। अब यहाँ पर हम लोगों को बिंदु मिल गया। अब इस बिंदु से हम लोगों को क्या करना है ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले x और y एक्सिस को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यह y एक्सिस है और यह क्या है x एक्सिस है। यहाँ पर x डैश और y डैश की कोई हम लोगों को लेने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो x और y का जो वैल्यू दिया है वह निगेटिव नहीं दिया है। तो x और y एक्सिस हो गया, यह 0 होता है, यह इसको ओरिजिन कहते हैं यानी मूल बिंदु कहते हैं, और जो इसका निर्देशांक होता है वह क्या होता है 0,0 होता है। इसको हम लोग जो कार्तीय तल है उसमें पढ़े होंगे या नहीं पढ़ेंगे तो बाद में उसको बताने की कोशिश की जाएगी। अब यहाँ पर जो देख रहे हैं कि 6 मैक्सिमम y का वैल्यू कितना है 6 और x का मैक्सिमम वैल्यू है 5, यानी एक एक का डिस्टेंस लेकर चलेंगे तो बन सकता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, ये ध्यान में रखिएगा कि यह जो डिस्टेंस होना चाहिए वह इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। जब तक इक्वल डिस्टेंस नहीं होगा आपका ग्राफ का आंसर कभी भी नहीं आएगा। और ग्राफ से रिलेटेड 2-4 और मतलब नियम है कि कैसे आप लोगों को ग्राफ ड्रॉ करना चाहिए, तो उसको जब पूरा चैप्टर एंड हो जाएगा उसके बाद मैं बताने की कोशिश करूंगा लास्ट वीडियो में। अब यहाँ पे y का वैल्यू भी मैक्सिमम कितना है, तो y का वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर यह नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे y एक्सिस को हटाकर और आगे की तरफ बढ़ेंगे, न कि यहीं पे रुक देंगे। आया समझ में। अब देखिए यह समीकरण 1 के लिए क्या है, तो x का वैल्यू 5 तो y का वैल्यू भी 5, तो x का वैल्यू 5 तो y का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 5, तो यह 5,5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू 6, तो x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ पर लिखेंगे यह 4,6 और यहाँ से यह मिलते हुए नजर आएगा। यहाँ पे एक बिंदु यह है और यह समीकरण 1 के लिए है, यानी इक्वेशन फर्स्ट के लिए है। इक्वेशन सेकेंड के लिए देखेंगे तो 1,5 यानी x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, तो यह हो गया 1,5 और x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 6, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 6 हो जाएगा, यानी 2,6 और यहाँ से यह आगे बढ़ेगा। अब बढ़ेगा तो ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं यह कट कर रहा है,
कट करेगा तो यहाँ पर कोई ना कोई आंसर इसका आएगा। अगर इस ग्राफ को खूब अच्छे से बनाते हैं तो इसका कोई ना कोई इसका हल आना ही आना है। और इसका लगभग मेरे ख्याल से जो आंसर होगा वह 4 और 6 होगा, यानी x लड़कों की संख्या 4 और लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगा 6 होगा लगभग। बाकी इस ग्राफ को अच्छे से सॉल्व कीजिएगा जिसकी वजह से यह आने की कोशिश हो जाएगा। और यहाँ पे लड़कों की संख्या जो यहाँ पे कट करेगा x, y, तो लड़कों की संख्या क्या हो जाएगा, लड़कों की संख्या बराबर x और लड़कियों की संख्या क्या है, लड़कियों की जो संख्या है वह हो जाएगा y। और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बाकी जो ग्राफ है वह अच्छी तरह से सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। फिलहाल इस वीडियो को नहीं, इस जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर जो पहला का दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला है वह बोला है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य आप लोगों को क्या करना है, निकालना है। तो जब भी ऐसा दो अल्टरनेट टर्म दिए गए हो तो हम लोगों को क्या करना है, एक्स और वाई मान लेना है। दो कंडीशन आएगा, दो कंडीशन से इसको सॉल्व करने की कोशिश करना है। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम लोगों को देखेंगे। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, तो इसमें मान लेंगे, माना कि पेंसिल और पेन दिया है, पेंसिल और क्या दिया है, कलम। तो लिखेंगे एक पेंसिल की कीमत बराबर x रुपया, रुपीज x, और एक कलम की कीमत बराबर क्या हो जाएगा, रुपीज y। अब यह x और y मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न का प्रथम शर्त और दूसरा शर्त लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है, प्रश्न के प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त क्या बोला है, तो प्रथम शर्त बोला है कि यहाँ पर 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य कितना है, 50 रुपया है। यानी 5 क्या है, पेंसिल है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 पेंसिल प्लस 7 कलम, इसका वैल्यू कितना दिया है, तो यह दिया है रुपीज 50। या कितने का वैल्यू दिया है, 50 रुपये के। तो यहाँ पर एक पेंसिल का कीमत कितना है, x रुपया, तो 5 पेंसिल का कीमत कितना हो जाएगा, 5x। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5x प्लस 7y बराबर में 50। और ये क्या होगा, समीकरण 1 हुआ। और फिर यहाँ पर प्रश्न का दूसरा शर्त देखेंगे, प्रश्न के दूसरे शर्त से। तो दूसरा शर्त क्या बोला है कि 7 पेंसिल और 5 कलम, यानी 7 पेंसिल लिखेंगे, 7 पेंसिल प्लस 5 कलम का दाम कितना है, तो यह दाम है 46 रुपया। कितना है, रुपीज 46। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7x प्लस 5y और बराबर में 46। और ये क्या हुआ, समीकरण 2 हुआ। चूंकि इसका हम लोगों को क्या करना है, सही सही इसका जवाब भी लिखना है, तो इसके लिए ग्राफ भी सही से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ग्राफ यहाँ पे बोर्ड पे अच्छी तरह से ड्रॉ नहीं हो सकता है, तो इसलिए इसका जो पॉइंट है, इस पॉइंट का वैल्यू जी की यहाँ पे क्या लेना है, x और y का वैल्यू समीकरण 1 के लिए यह हो जाएगा, समीकरण 1 के लिए। और यहाँ पर लिख देंगे हम समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए। और जो आपका ग्राफ होगा वह ग्राफ या तो मैं यहाँ पर देने की कोशिश करूंगा और नहीं तो यहाँ पे नीचे देने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पे जो आपका हल होगा x और y का वैल्यू, वह x और y का वैल्यू टेक्स्ट के फॉर्म में मैं यहाँ पे लिख दूंगा, x इक्वल टू और y इक्वल टू लिख दूंगा, ताकि यह जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन का आंसर भी सटीक आप लोगों को पता चल जाए। बाकी जो सॉल्यूशन वीडियो देखने के बाद भी आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैं ये जो
इसका जो टेक्स्ट के फॉर्म में जो फोटो होगा वो मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश कर दूंगा, ताकि यहाँ पे आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो दूसरा क्वेश्चन बोला है, वह दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2, c1/c2 की तुलना कर ज्ञात करें कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। क्या करना है? समांतर और क्या करना है? प्रतिच्छेदी और संपाती को क्या करना है? प्रूफ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे। तो दूसरा का जो पहला क्वेश्चन दिया है वह बोला है 5x - 4y + 8 बराबर में 0, और यहाँ पे 7x + 6y - 9 बराबर में 0 बोला है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला के हिसाब से संगत असंगत या संपाती प्रतिच्छेदी या असमानांतर प्रूफ करने के लिए a1 b1 और c1 a2 b2 c2 आप लोगों को पता करके लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे समीकरण इसको 1 मान लेते हैं और समीकरण 2। तो समीकरण 1 के हिसाब से a1 का वैल्यू निकलेगा, b1 का वैल्यू निकलेगा और c1 का वैल्यू निकलेगा। उसके अलावा a2 b2 और c2 का वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ पे a1 का वैल्यू कितना दिया है? 5, और b1 का वैल्यू क्या दिया है? -4, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मूला के हिसाब से क्या होता है? ax + by और प्लस में c, यानी a1x + b1y + c1 तो बराबर में 0। यह नहीं होता है कि यहाँ पे माइनस में नहीं होता है, प्लस में होता है। तो यहाँ पे इसका जो कोफिशिएंट है यानी गुणांक है वो क्या हो जाएगा? -4, और यहाँ पे c1 का वैल्यू कितना दिया है? 8। फिर यहाँ पे समीकरण 2 के हिसाब से a2 का वैल्यू देखेंगे तो 7, b2 का वैल्यू देखेंगे तो 6, और c2 का वैल्यू क्या देखेंगे? -9। अब यह गलती कभी नहीं करना है कि a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2 सबको बराबर करके नहीं इसका वैल्यू निकालना है। सबसे पहले इसका अलग अलग रेशियो करके निकालते हैं। तो यहाँ पर a1/a2 बराबर क्या हो जाएगा? तो 5/7। फिर यहाँ पे देखेंगे b1/b2 है, उसका वैल्यू हो जाएगा -4/6। तो यहाँ पे 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, यानी b1/b2 का वैल्यू कितना है? -2/3। अब ये देखिएगा कि जब आप लोगों को a1/a2 निकल जाए, b1/b2 निकल जाए, उस समय एक चीज सोचने की जरूरत है कि क्या वह दोनों बराबर है। अगर वह दोनों बराबर होता है तो अचर पद का रेशियो निकालते हैं, अनुपात निकालते हैं। अगर नहीं बराबर होता है तो वहीं पे रोक देते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि a1/a2 क्या है? 5/7 है, और b1/b2 क्या है? -2/3 है। तो यह एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो आगे सॉल्व करने की जरूरत है? नहीं जरूरत है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा? 5/7 नहीं बराबर है -2/3 के। इसका मतलब क्या है? 5/7 a1/a2 का वैल्यू है, और यह नहीं बराबर है किसके? b1/b2 के वैल्यू के बराबर नहीं है। इसका मतलब यह a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं है। इसका मतलब जो रेखाएं होंगी वह क्या होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जो रेखाएं होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। और अगर कहीं पूछ दिया होता कि इसके कितने हल होंगे, तो इसके कितने हल होंगे? केवल एक हल होंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर जो यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया है वह सेकंड में बोला है कि 9x + 3y + 12 बराबर में 0, और दूसरा इसका यह समीकरण 1 हो गया। और समीकरण 2 में क्या दिया है? 18x + 6y और +24 बराबर में 0। इसको भी क्या करना है? आप लोगों को बताना है कि रेखाएं समांतर है, संपाती है या प्रतिच्छेदी है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा? तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिख लेना होगा। लिखने का मतलब यह हुआ, आप लोग डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट कब सॉल्व कीजिएगा? जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना होगा तब, और ऑब्जेक्टिव का डिस्कस मैं करूंगा। लेकिन यहाँ पर इसको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो a1/a2 और b1/b2 निकालना है, अगर उसका वैल्यू अगर अलग सेपरेट जगह पे दिया है तो वहां से अगर लिखना जो होता है वो आसान हो जाता है। तो
तो यहाँ पे A1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 9, A2 का A1 B1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 और C1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 12। फिर यहाँ पे A2 का वैल्यू कितना है 18, B2 का वैल्यू है 6 और C2 का वैल्यू कितना है 24। तो यहाँ पर अब क्या निकालेंगे A1/A2, तो A1/A2 9/18, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, यानी A1/A2 का वैल्यू कितना है 1/2। फिर B1/B2 निकालेंगे तो 3/6 यानी 1/2। अब यहाँ पर देखेंगे A1/A2 B1/B2 के बराबर है, तो यहाँ पर निश्चित रूप से C1/C2 यानी अचर पद का रेशियो निकालने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे अचर पद क्या है C1/C2, तो C1/C2 निकाल कर देखेंगे तो क्या हो जाएगा 12/24, 12 एकम 12, 12 दूना 24 यानी 1/2 हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के और वो भी बराबर है किसके C1/C2 के। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के और यह भी बराबर है C1/C2 के, इसका मतलब जो रेखाएं होंगी वह क्या होंगी, तो रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं कैसी होती है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इसका जो रेखाएं होंगी वह कैसी होंगी, तो समानांतर होंगी। कैसे होंगी, समानांतर होंगी। रेखाएं समपाती क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे जो दूसरे का तीसरा नंबर क्वेश्चन बोला है कि यहाँ पर इसके लिए भी क्या करना है, आप लोगों को बताना है कि जो रेखाएं होंगी वह कैसी होंगी ग्राफ में। तो यहाँ पे इसके लिए समीकरण 1 है और समीकरण 2। तो यहाँ पर A1, B1 और C1 निकाल लेंगे। तो A1 का वैल्यू कितना है 6, B1 का वैल्यू कितना है -3 और C1 का वैल्यू कितना है 10। फिर A2 का वैल्यू कितना है 2, B2 का वैल्यू यहाँ पे -1 और C2 का वैल्यू कितना है 9। तो यहाँ पे निकालेंगे A1/A2 बराबर क्या हो जाएगा 6/2। क्या हो जाएगा यहाँ पे 6/2, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 यानी 3 होगा इसका रेशियो। 3/1 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो लिखना है तो। फिर B1/B2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा -3/-1, तो यहाँ पे 3/8। ये दोनों रेशियो क्या है, बराबर है, तो अचर पद की तुलना करना जरूरी ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C1/C2 निकालेंगे तो क्या होगा, C1 का वैल्यू कितना दिया 10 और C2 का वैल्यू 9। क्या ये इक्वल है, नहीं इक्वल है। इसका मतलब चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन यह बराबर नहीं है किसके, C1/C2 के। तो जब यह कंडीशन आता है तो यह किसके लिए लागू होता है, तो यह लागू होता है हमारे लिए किसके लिए, तो समांतर रेखाएं के लिए। यानी रेखाएं जो होंगी वह कैसी होंगी, रेखाएं समांतर होंगी और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोगों को जितने भी कॉन्सेप्ट बताए गए हैं वो आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं वहाँ पे कोई भी डाउट क्वेश्चन को भेज सकते हैं और मैं वहाँ पे प्रॉपर सॉल्व करके भेज भी सकता हूँ। और साथ ही साथ अगर टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ना चाहें तो उसका भी लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो वहाँ पे आप लोग जाके सेपरेट मैसेज कर सकते हैं और हमारे जो चैनल है टेलीग्राम चैनल परवेज मैथ्स वाला, उससे भी जुड़कर अच्छे से अच्छे जो न्यूज़ है या टॉपिक है उसको समझ सकते हैं। तो बिना किसी देरी किए आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथ आपका दोस्त भी अच्छे तरह से पढ़ाई कर सके। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।